24 नवंबर 2022 को एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए अडिग है और हम इसे लाकर रहेंगे। ठीक 15 दिन बाद बीजेपी राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर राज्यसभा में प्राइवेट बिल पेश किया। यानी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पहला सियासी कदम उठा लिया गया है। प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए ही सही, बीजेपी ने देश भर में कॉमन लॉ बनाने के लिए वाटर टेस्टिंग शुरू कर दी है। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? क्यों इस पर देश में इतनी बहस छिड़ी हुई है? क्या ये कानून बन पाएगा? आज की इस रिपोर्ट में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तो जानेंगे ही, ये भी जानेंगे कि बीजेपी के लिए कैसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। धारा 370 और उसके बाद में राम मंदिर का मुद्दा हो, ये ऐसे मामले हैं जिनको लेकर बीजेपी सत्ता में अपने आप को मजबूत करने के प्रयास कर रही है। और इस सब के बीच में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे आगामी चुनाव में बीजेपी अपनी बड़ी सफलता या कठोर निर्णय के तौर पर दिखा सकती है। कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं बीजेपी सरकार में, ये बात सामने रखी जा सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आमतौर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूटमार, पीट, हत्या, आपराधिक मामले जितने भी होते हैं उनकी सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक ही तरह की कोर्ट होती है, प्रोसेस होती है, सजा का प्रावधान होता है। यानी कत्ल हिंदू ने किया, मुसलमान ने किया, ईसाई ने किया, किसी ने कहा अपराध में जान गंवाने वाला हिंदू था, मुसलमान था, इस बात से एफआईआर, सुनवाई और सजा में कोई फर्क नहीं आता है। सिविल कानून में सजा दिलवाने के बजाय सेटलमेंट या मुआवजे पर जोर दिया जाता है। मसलन दो लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद हो, किसी ने आपकी मानहानि की हो, या पति पत्नी के बीच कोई मसला हो, या किसी पब्लिक प्लेस का प्रॉपर्टी विवाद हो, ऐसे मामलों में कोई सेटलमेंट कराता है, पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलवाता है। सिविल कानूनों में परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति की भी खास भूमिका होती है। शादी ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंदर आता है। भारत में अलग अलग धर्मों के शादी ब्याह, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। इन्हीं के आधार पर धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून भी हैं। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को हम पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुस्लिमों की शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ है। इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग हो रही है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कर ली तो जेल हो जाएगी, अपराध है। 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर देश भर में एक समान कानून बनाने की बात कही गई। 1840 में इसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया। बस यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जाने लगी। 1941 में BN राव कमेटी बनी। इसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की बात कही गई। आज़ादी के बाद 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया गया। इसका मकसद हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे गलत रिवाजों से आज़ादी दिलाना था। तो जब ये बात होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म के लिए है, ये सब सारे धर्मों में इस तरह की संस्कृति, लेकिन इसको ज़्यादातर जोड़ा जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ से। 4 शादियों का मामला हो, चाहे संपत्ति बंटवारे का मामला हो, और इसको लेकर काफ़ी राजनीति की जाती है। अब जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, करपात्री महाराज समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया था उस समय, जब ये हिंदू वाला एंगल आया था। उस वक्त इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। 10 अगस्त 1951 को भीमराव अंबेडकर ने पत्र लिखकर नेहरू पर दबाव बनाया था, तो वो इसके लिए तैयार हो गए। हालांकि राजेंद्र प्रसाद समेत पार्टी के आधे से ज़्यादा सांसदों ने उनका विरोध कर दिया। आखिरकार नेहरू को झुकना पड़ा। इसके बाद 1955 और 1956 में नेहरू ने इस कानून को 4 हिस्सों में बांटकर संसद में पास करा दिया। अब हिंदू महिलाओं को तलाक, दूसरी जाति में विवाह, संपत्ति का अधिकार, लड़कियों को गोद लेने का अधिकार मिल गया। पुरुषों की 1 से ज्यादा शादी पर रोक लगा दी गई। महिलाओं को तलाक के बाद मेंटेनेंस का अधिकार मिला। राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे नेताओं का कहना था कि जब महिलाओं के हक के लिए कानून बनाना है तो सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए क्यों हो, सभी धर्मों की महिलाओं के लिए समान कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा विरोध अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए शादी ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामले में सभी पर समान कानून थोपना संविधान के खिलाफ है।
मुस्लिम जानकारों के मुताबिक शरिया कानून 1400 साल पुराना है। यह कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है, लिहाजा यह उनकी आस्था का विषय है। मुस्लिमों की चिंता है कि 1947 के बाद उन्हें मिली धार्मिक आज़ादी धीरे धीरे उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है। राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा। हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्व सरकार के लिए एक गाइड की तरह है। इनमें वे सिद्धांत या उद्देश्य बताए गए हैं जिन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना होता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि किरोड़ी लाल मीणा ने जो बिल पेश किया उसे प्राइवेट बिल क्यों कहते हैं। राज्यसभा या लोकसभा में दो तरह से कोई बिल पेश किया जाता है, एक सरकारी बिल यानी पब्लिक बिल और दूसरा प्राइवेट मेंबर बिल। सरकारी बिल सरकार का कोई मंत्री पेश करता है, ये सरकार के एजेंडे में शामिल होता है, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी मेंबर जो मंत्री नहीं हो पेश कर सकता है, भले ही वो सत्ताधारी पार्टी का सदस्य हो। यही वजह है कि भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के इस बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहा गया। अब बात कर लेते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने की प्रोसेस क्या है। सरकारी बिल किसी भी दिन सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल शुक्रवार को ही पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने से पहले सांसद को प्राइवेट मेंबर बिल का ड्राफ्ट तैयार करना होता है। उन्हें कम से कम 1 महीने का नोटिस सदन सचिवालय को देना होता है। सदन सचिवालय जांच करता है कि बिल संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। जांच के बाद वो इसे लिस्ट करता है। प्राइवेट बिल को मंजूर करने या न खारिज करने का फैसला जो है वो लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन का होता है। बिल मंजूर हो जाने के बाद सदन में उस पर चर्चा होती है, उसके बाद वोटिंग होती है। अगर बिल दोनों सदनों से बहुमत से पास हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बिल कानून बन जाता है। 1952 के बाद अब तक हजारों प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए। इनमें से सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही कानून का रूप ले सके हैं। सुप्रीम कोर्ट आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार विधेयक 1968 आखिरी प्राइवेट मेंबर बिल था जो 1970 में कानून बना। इसके बाद कोई भी प्राइवेट बिल दोनों सदनों से पास नहीं हो सका है। 16वीं लोकसभा यानी 2014-2019 के बीच 999 प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन चर्चा सिर्फ 10% बिलों पर ही हो पाई। किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को जैसे ही प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआई समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। वो इसे वापस लेने की मांग करने लगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने वोटिंग कराई। बिल के समर्थन में 63 वोट मिले, जबकि विरोध में 23 वोट मिले। इस तरह राज्यसभा में यह बिल पेश हो गया। दूसरी तरफ बीजेपी इसके बहाने हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की कोशिश में जुटी है, ऐसा भी कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। वो चाहती है कि कोई इसका विरोध करे, विवादित कमेंट करे, ताकि आने वाले चुनाव में इसे बड़े लेवल पर मुद्दा बनाया जाए। दरअसल सीए, एनआरसी आपको याद होगा, सरकार भी गिरी थी। दिल्ली समेत कुछ शहरों में दंगे भी हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा था कि हम अभी एनआरसी लागू नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार खुद बिल लेकर आती तो विवाद और विरोध के साथ ही दोनों सदनों से बिल को पास कराना उसके लिए नाक का सवाल हो जाता। इसलिए बीजेपी सांसद ने इसे प्राइवेट बिल के रूप में पेश किया ताकि बिल पास नहीं भी हो तो सरकार की किरकिरी नहीं होगी। हाल ही में एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, जब से हमारी पार्टी बनी है तब से यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा मुद्दा रहा है। इसी वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। एक भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं की हो। पंथ निरपेक्ष देश में कानून का आधार धर्म नहीं हो सकता। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कहा कि जब कभी भी अनुकूलता हो, देश के विधानमंडलों और संसद को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। एक अन्य इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पैनल बना है। दूसरे राज्य भी इसको लेकर प्लान बना रहे हैं। मुझे लगता है कि कई राज्य स्वयं ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे। इसके बाद भी अगर 2024 तक ये लागू नहीं होता है तो हम वापस सत्ता में लौटने के बाद इसे देश भर में लागू कर देंगे। सदन के लास्ट सेशन के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था, फिलहाल देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर सरकार का कोई प्लान नहीं है। हालांकि राज्य इसे लागू कर सकते हैं। संविधान के आर्टिकल 44 के तहत उन्हें इसको लेकर कानून बनाने का अधिकार है। इसी महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पिछले महीने संविधान दिवस के मौके पर कहा था कि कर्नाटक सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिन प्रदेशों में नागरिक समान संहिता लागू करने की योजना पर काम हो रहा है उनसे हम सुझाव ले रहे हैं। अब एक सवाल यह भी उठता है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड
देश में कहीं लागू किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी देश में गोवा अकेला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये पुर्तगाली सिविल कोड 1867 के नाम से जाना जाता है। 1961 में गोवा का भारत में विलय हुआ था, इसके बाद भी वहां ये कानून लागू रहा। अगर दूसरे देशों की बात करें तो ज़्यादातर मुस्लिम देश शरिया लॉ फॉलो करते हैं। पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन, सऊदी अरब जैसे देशों में सबके लिए एक ही कानून है। इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में शरिया लॉ सिर्फ पर्सनल लॉ के रूप में लागू है। इजराइल में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग फैमिली लॉ हैं। अमेरिका समेत ईसाई बहुल देशों में शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मसलों के लिए सभी नागरिकों के लिए कॉमन लॉ है। हालांकि अमेरिका में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए शादी और तलाक से जुड़े मामलों में छूट है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।